नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है डिजिटल फौजी 6257 ने। आप लिखते हैं, मेरे बच्चे को ऑटिज्म वाली सारी हरकतें करता है पर उसका IQ 90 बता रहे हैं। डॉक्टर, क्या उसको ऑटिज्म है? इसका जवाब देते हुए मैंने लिखा था कि हो सकता है IQ और ऑटिज्म अलग अलग हैं। तो आपका जवाब आया, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ऑटिज्म और IQ अलग अलग कैसे हैं? दोस्तों, डिजिटल फौजी जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। IQ और ऑटिज्म। IQ क्या है, ऑटिज्म क्या है? तो ऑटिज्म के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे एपिसोड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म को देख सकते हैं, या ऑटिज्म से रिलेटेड कई वीडियोस हमारे हैं, आप उनको देख सकते हैं, ऑटिज्म के बारे में समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे IQ यानी बुद्धि लब्धि के बारे में। IQ क्या है? IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट वो चीज़ है जिसे हम बुद्धि के मापन में उपयोग करते हैं, यानी बौद्धिक क्षमताएं हमारी कितनी हैं, कैसी हैं, हमारी दिमागी काबिलियत कितनी है, कैसी है, उसको मापने का एक यूनिट है, इकाई है। अब जब हम ये कहते हैं कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस यानी दिमाग क्या है, तो यहाँ पर एक बड़ा सीधा सा जवाब आता है कि हम अपने दिमाग से जो कुछ कर सकते हैं वो सब दिमाग है, बहुत सरल शब्दों में। जैसे वातावरण से सूचनाएं लेना, आवाज़ आ रही हैं, कुछ दिख रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, कोई मुंह में स्वाद आ रहा है, कोई गंध आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना, जो भी जानकारी हमें अपने इन्वायरमेंट से मिल रही है उसको रिसीव करना। हम रिसीव कैसे करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां एक साथ प्रोसेस करती हैं, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां एक साथ प्रोसेस करती हैं, तो जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, गंध, जब ये एक साथ काम करती हैं तो मस्तिष्क में जिसके बारे में सूचना होती है उसकी जानकारी या कॉन्सेप्ट बनता है, उसकी अवधारणा बनती है। और ये अवधारणा जब बन जाती है और सही होती है तो हम उसे संज्ञान कहते हैं, यानी कि कॉग्निशन। अब जब हमने एक किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर सीख लिया है तो वो संज्ञान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल है, अब आप इसका कलर भी देख सकते हैं, साइज़ भी देख सकते हैं, शेप भी देख सकते हैं, वेट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और इसको छू कर भी देख सकते हैं, इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। मतलब आप इसको विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। अब आपसे अगर हम कोई सवाल पूछेंगे कि मोबाइल क्या है, तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे कि एक ऐसा मशीन है जो इस तरह के काम करती है, इसे हम संज्ञान कहते हैं। अब संज्ञान हमारे मस्तिष्क में एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे रिकॉल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी विषय पे कुछ सवाल करते हैं तो हम फ़ौरन याद करते हैं कि क्या हमें इसके बारे में मालूम है। हम अपनी मेमोरी को खंगालते हैं, याददाश्त को खंगालते हैं और उससे रिलेटेड जितना बेस्ट आंसर हमारे पास होता है हम उसको निकाल कर दे देते हैं। जैसे कि मैं प्रोसेस करता हूँ, आप सब भी करते हैं, ठीक उसी तरह बच्चा भी करता है। अब कॉन्सेप्ट बना, मेमोरी में गया, मेमोरी में उसने रिकॉल किया, रिकॉल करके आंसर किया। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, कॉग्निशन है, मेमोरी है, फिर रिकॉलिंग है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, डिसीजनिंग है, यानी कि निर्णय लेना है, तर्क शक्ति पे परखना है कि हमारा जवाब कहीं गलत ना हो जाए, तो हम उसको लॉजिकली तौलते हैं कि कहीं ये जवाब गलत तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है ये गलत हो जाए, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक प्लेट में
दो अलग अलग पदार्थ रखे हैं, दोनों सफ़ेद कलर के हैं, दोनों बारीक हैं। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि दोनों मटेरियल में से नमक कौन सा है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम गौर से देखेंगे कि शायद हम देखकर कोई अंतर पकड़ लें। अगर हम पकड़ लेंगे तो बता देंगे, लेकिन अगर अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके बता देंगे कि ये नमक है और ये शक्कर है, दोनों दिखने में सेम है। तो यहाँ पर हम लॉजिकल यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन का टेस्ट करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि ये नमक है, ये शक्कर है। ठीक उसी तरह ये इंटरनल प्रोसेस भी होता है कि अगर कोई कलर, कोई चीज़, कोई बात सही नहीं लग रही है तो उसे हम टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको रिप्लाई करते हैं, डिसीज़न देते हैं, और डिसीज़न में हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि बोलते हैं या बताते हैं। लिख के बताएं या बोल के बताएं, हम उसका जवाब देते हैं। ये सारी प्रक्रिया कॉग्निशन यानी कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने से लेकर प्रेजेंटेशन तक या आउटपुट तक हमारे मस्तिष्क में होती है। और ये सारी प्रक्रियाएं जब मिलके एक साथ काम करती हैं तो हम इसे ही इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इनमें से कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या, अब इसमें अगर इंफॉर्मेशन रिसीव करने से लेकर प्रेजेंटेशन यानी व्यक्त करने तक कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या या प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से कोई भी दिक्कत हो सकती है। और अगर ये दिक्कत होती है तो बच्चे का परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाता है। हमने अधिकतर देखा है कि बच्चा कभी रटने वाले सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो कभी समझने वाले सब्जेक्ट में अच्छा होता है। जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ वो अच्छा होता है। लेकिन ये अंतर होता क्यों है? अंतर सिर्फ इसलिए होता है कि दोनों की बुद्धि अलग अलग तरीके से काम कर रही है। यानी कि हर मनुष्य की बुद्धि, हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। अब हर इंसान यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है, उसका दिमाग यूनिक है, उसकी फैमिली यूनिक है, उसके एनवायरनमेंट यूनिक है, तो बहुत सारी चीज़ें अंतर में होती हैं और यही बुद्धि या बौद्धिक क्षमता का निर्धारण करती है। इसे ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और जब इसका मापन होता है यानी कि इसको मापा जाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से। मनोवैज्ञानिक परीक्षण केवल मनोवैज्ञानिक करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, और उस परिणाम को ही हम, अगर बौद्धिक परीक्षण है तो बुद्धि लब्धि कहते हैं, अगर कोई और परीक्षण है, जिस चीज़ का परीक्षण है वही उसका आउटपुट होगा। यानी इंटरेस्ट का परीक्षण है तो इंटरेस्ट मिलेगा, रुचि का परीक्षण है तो रुचि मिलेगी, एटीट्यूड का परीक्षण है तो एटीट्यूड का पता चलेगा। इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं और अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। बुद्धि लब्धि बौद्धिक परीक्षणों में उपयोग होता है। और अब सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों के मध्य 70 से अधिक अगर IQ है तो वो सामान्य माना जाता है। 70 से अधिक सामान्य माना जाता है, यानी कि 100 के आसपास सामान्य माना जाता है। अब यहाँ पर अगर 80 है, 85 है, 90 है, 75 है, 95 है, 100 है, कोई भी IQ है वो सामान्य माना जाएगा, यानी कि सामान्य बुद्धि लब्धि होगी। और ये क्लासिकल ऑटिज़म में देखने में आता है कि बच्चा जब एक समय तक, यानी कि 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक सामान्य रूप से डेवलप होता है, बढ़ता है, ग्रोथ लेता है, तो उसकी बुद्धि सामान्य ही होती है। और अब ऑटिज़्म जब एंटर होता है, प्रवेश करता है मस्तिष्क में, तब सूचनाएं लेने से लेकर निर्णय देने तक या प्रेजेंटेशन तक सारी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी तरह से कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे ही हम सेंसरी प्रोसेसिंग कहते हैं। अब ये सेंसरी प्रोसेसिंग अगर समय रहते दूर कर ली गई तो अच्छी बात है, नहीं की गई तो ऑटिज्म के रूप में सामने आती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि इसका कोई एक निश्चित रूप नहीं है, कोई एक निश्चित लक्षण नहीं है, कोई एक फिक्स
क्राइटेरिया नहीं है। हम इसे कैसे किस रूप में देखेंगे हमें नहीं मालूम। हर बच्चा अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग उम्र में आता है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, कारण भी कई बार नहीं पता चलते हैं। तो यहाँ पर अंदाजे लगाए जाते हैं कि इससे हुआ होगा, उससे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, मोबाइल से हुआ होगा, पर कारण पता नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंटेलिजेंस बौद्धिक क्षमता का परिचायक है। बुद्धिलब्धि बौद्धिक क्षमता की इकाई है और ये सामान्य हो या ऑटिस्टिक हो, सबके लिए समान होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, अब अगर ऑटिज्म हो गया है डेवलपमेंटल एज में यानी 3 साल से पहले, तो ये आईक्यू जो वृद्धि होती रहती है, ये वृद्धि रुक जाती है, ये वृद्धि रुक जाती है, रुक सकती है, और इसकी वजह से बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ सकेगी, नहीं वृद्धि होगी, नहीं उसका ग्रोथ होगा, जिसका नुकसान हमको भविष्य में उठाना पड़ सकता है। और जब हम भविष्य में पुनः बुद्धिलब्धि परीक्षण कराएंगे तो संभव है कि बुद्धिलब्धि कम आए, संभव है बुद्धिलब्धि अच्छी आए, संभव है बुद्धिलब्धि सामान्य आए। तो क्योंकि बुद्धिलब्धि एक अलग चीज़ है और ऑटिज्म एक अलग चीज़ है जो बुद्धिलब्धि पे असर डालती है, कभी नकारात्मक असर, कभी बिल्कुल ब्लॉक कर देगी, कभी कोई असर नहीं। तो ये हर बच्चे में अलग अलग होता है। और बच्चे का आईक्यू 100 अबव हो, 100 हो या 100 बिलो हो, यानी वो सामान्य से बहुत अधिक बुद्धिलब्धि वाला हो, सामान्य बुद्धिलब्धि वाला हो, या सामान्य से कम बुद्धिलब्धि वाला हो, सामान्य से कम बुद्धिलब्धि वाला हो, आईक्यू वाला हो, तो भी ऑटिज्म हो सकता है। और ऑटिज्म अगर 3 साल से पहले हो रहा है तो बुद्धिलब्धि को प्रभावित कर सकता है, यानी इंटेलिजेंस को प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। और अर्ली इंटरवेंशन कैसा? होलिस्टिक, ताकि बच्चा जल्द से जल्द मेन स्ट्रीम में आ जाए, सीखने का तरीका उसका सामान्य हो जाए और वो सामान्य रूप से बढ़ सके। और यहीं पर अक्सर गलती होती है कि जब हम सिर्फ एक थेरेपी या 1-2 थेरेपी की तरफ जाते हैं, बच्चे की ज़रूरत की तरफ नहीं जाते हैं। कई बार सेंसरी इशू नहीं होते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है। कई बार स्पीच इशू नहीं है लेकिन स्पीच थेरेपी हो रही है। बच्चे की ज़रूरत क्या है उसका मूल्यांकन होता है और उसके बाद थेरेपी का निर्धारण हो तो बेस्ट होता है। उम्मीद है आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ये अंतर मैं स्पष्ट कर पाया होऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।